हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो बच्चों, सिलसिला चलते चलते अब हम लोग आए हैं आपके आईसीएसई क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पर। ओके, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आपके आईसीएसई क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 वाटर, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, और इतना ही नहीं, अंत में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनके बेसिस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक फेयर आइडिया आ जाए कि आपको कितना समझ में चीजें आ गई है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। हर बार की तरह बच्चा आया है, बोल रहा है कि चलो टॉपिक्स कौन से पढ़ने वाले हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर के, वो देख लेते फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट को समझेंगे, फिर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, ये नई चीजें हैं आपके लिए, ये चीज समझेंगे। फिर बाद में जो एक बेसिक सी चीजें शुरू हो जाती है, जो आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ओके, सुनते आ रहे होंगे, वही सारे, जैसे कि सोर्सेज ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्कैरसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का पोल्यूशन, उसके वाटर के पोल्यूशन के कॉजेस और प्रिवेंशन, बस। ओके, तो हम अब शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट से। ओके, तो बच्चों अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। पर कैसे, हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें पहले हम लोग को थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ाई जाती है। वैसे ही कुछ यहां पर भी हम लोग थोड़े बहुत फ्लैशबैक में चले जाएंगे, ऐसे समझ लो। सॉल्वेंट शब्द का अर्थ समझने के लिए ये फ्लैशबैक जरूरी है, और ये फ्लैशबैक जो है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हम लोग क्यों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। चलो, तो फ्लैशबैक में चले जाते। तो फ्लैशबैक है हमारा समझना कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं, फिर सॉल्वेंट पर पहुंचेंगे, और बाद में वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वो कहेंगे, वो देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अब मैं आपको ना एक जबरदस्त मस्त सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, तो सॉल्यूशन होता क्या है, चलो तो हम लोग शुरू करते। तो सॉल्यूशन बनाने के प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक सिंपल ग्लास है, आप भी कर सकते हो मेरे साथ। ओके, तो इस ग्लास में मैंने क्या किया, ओके, मैं थोड़ा पानी ले रहा हूं। चलो, तो ये देखो, ग्लास में मैंने थोड़ा पानी ले लिया, हाफ अ ग्लास भी ले लिया तो भी बहुत है, बहुत हो गया, ठीक है, क्लियर। अब मैं ले रहा हूं मस्त, सबसे घर में ज्यादा यूज किया जाने वाला चीज, सॉल्ट लेने वाला हूं मैं। ओके, तो आपको तो सॉल्ट कैसे दिखता है पता ही है। ओके, वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके ऊपर बस ऐसे नाम लिख दिया ताकि मैं भी खुद पहचान पाऊँ भाई ये सॉल्ट है, क्योंकि मेरे पास और दो तीन चीजें भी हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सॉल्ट ले रहा हूँ, ओके, थोड़ा बहुत स्पून में, ठीक है, ले लिया। अब मैं इस ग्लास ऑफ वाटर में उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखो थोड़ा नीचे ना सॉल्ट दिख रहा है मुझे। ओके, नीचे आप भी करोगे ना, आपको भी दिख जाएगा। ओके, तो एकदम ऐसे नीचे का लेयर जो है ना, इसमें सॉल्ट दिखेगा आपको एकदम नीचे के लेयर में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने सॉल्ट डाल दिया और मैं ऐसे घोल रहा हूँ उसको। ओके, चलो, तो ये जो थोड़ा सा टाइम पास वाला काम है, ये आप भी कर लेना। ओके, घोलने के टाइम पर ऐसे फटाफट फटाफट घोल दिया। ध्यान रखना है कि भाई सारा सॉल्ट गायब होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है हमें, घोलना है, राइट। तो मैंने देखो घोल दिया, और अब मुझे तो सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा, देखो देखो, अरे नहीं दिखाई दे रहा, आपको भी नहीं दिखाई देगा, एकदम क्लियर पानी दिखेगा। ओके, तो कुछ ना कुछ जो सॉल्ट हम लोग ने लिया वो पानी के अंदर गायब हो गया, और ये जो बना है ना, इसको सोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ऐसी चीजों को सोल्यूशन कहते हैं। तो चलो अब ये इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते। ओके ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई ये सारी चीजों को। तो सॉल्यूशन, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ओके, अब देखो यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर, अब मिक्सचर तो हम सबको पता है, करेक्ट, हम लोग ने पढ़ा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। होमोजीनियस शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे। ओके, और कहा क्या है, मिक्सचर है। सबसे पहले देखो, मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने पानी लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट और पानी का मिक्सचर हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। पर सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर नहीं है, ये कुछ
अलग टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस क्या होता है? ओके, होमोजीनियस मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें उस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर हमारे पूरे के पूरे ये ग्लास ऑफ वाटर में, मतलब ये जो हमारा ग्लास है, इसमें जो सॉल्यूशन है, इसको हम लोग अब सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दिया तो हम लोग इसको सॉल्ट सॉल्यूशन कह रहे हैं। ओके, तो ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, इसका जो कंपोजिशन है, मतलब क्या? मतलब इसका ये है कि पूरे के पूरे ग्लास में ऐसे सब जगह पे आपको सॉल्ट के भी पार्टिकल्स मिलेंगे, पानी के भी पार्टिकल्स मिलेंगे। यहां पर भी सॉल्ट के पानी के पार्टिकल्स हैं, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। तो सब जगह पे होंगे सॉल्ट और पानी के पार्टिकल्स। ऐसा नहीं होगा कि भाई सॉल्ट के पार्टिकल्स कहीं एक जगह पे ही फंस गए, पानी ऊपर ही रह गया, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर का समझ में आया अर्थ आपको? सबसे पहली चीज होती है कि भाई उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन मतलब जिस चीज से वो बना हुआ है, वो जो पार्टिकल्स है वो सब जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर देखो, हमारे इस सॉल्यूशन में सॉल्ट और पानी के पार्टिकल सब जगह पे प्रेजेंट है। कहीं पर आपको दिख रहा है सॉल्ट अलग से, पानी अलग से? नहीं। समझ में आ गई बात? और जो प्रॉपर्टीज होती है इस मिक्सचर की, वो भी यूनिफॉर्म होंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। अब प्रॉपर्टीज की क्या होती है ना, देखो बात, अगर जिस चीज से मिक्सचर बना हुआ है वो सब जगह पे समान रूप में प्रेजेंट है ना, तो प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो डिपेंड करती है जिस चीज से हमारा मिक्सचर बना हुआ है उस पर। अगर हमारा मिक्सचर आयरन से बना हुआ है तो वो हमारे मिक्सचर में थोड़ी प्रॉपर्टीज आयरन की भी दिख सकती है। अगर हमारा मिक्सचर किसी और चीज से बना हुआ है, वो उस चीज की वजह से हमारे मिक्सचर की प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। तो जिन भी चीजों से बना हुआ है वो सारी चीजें सभी जगह पर समान रूप में प्रेजेंट है, तो प्रॉपर्टीज भी समान ही रहेंगी। समझ में आ गई बात? तो कंपोजिशन पर ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज तो वैसे भी यूनिफॉर्म रह जाती है अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। क्लियर? तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या मिक्सचर होता है? जिसका कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। इस वाले सेक्शन का अगर मैं सॉल्यूशन में अगर ऊपर वाला पार्ट से लूं, अगर ये सॉल्यूशन का मैं ऊपर वाला पार्ट ले लूं, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज टेस्ट करूं, सेम मिलेंगी मुझे। उस किससे से मिलेंगी? अगर मैं नीचे वाला पार्ट लूं ना इस सॉल्यूशन का, उसके साथ ही सेम मिलेंगी। तो समझ में आ गई बात? कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों भी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। और ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो बना हुआ है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स से, उसको ही सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी इजी सी चीज थी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन ये बात समझ में आ गई, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सॉल्वेंट को समझने शुरू करते हैं। तभी हमको वो वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वो समझ में आएगा। तो सॉल्वेंट इसको और ये जो एक सोल्यूट नाम की चीज है उसको भी साथ ही साथ समझ लेंगे। सोल्यूट बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इसीलिए उसको भी समझेंगे हम लोग। तो अब ये दो चीजें समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सोल्यूशन बनाए हुए थे ना, तो देखो मैंने क्या कहा, सोल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर, एकदम अच्छे से घुला हुआ मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ है, वो है सॉल्यूशन। तो अब यहां पर मैं बात सिर्फ दो कंपोनेंट वाले मिक्सचर की करूंगा या फिर दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की करूंगा। तो हमारा सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन की बात करूंगा जो होमोजेनियस मिक्सचर है सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स का, दो से ज्यादा नहीं। इस लेवल पर दो कंपोनेंट्स ठीक है हमारे लिए। तो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जो होमोजेनियस मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का। तो जब हमारा सॉल्यूशन, इसका मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ है, तो हमारा सॉल्यूशन जब दो कंपोनेंट से बना हुआ है ना, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो बाय ऐसे, याद रख लेना। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स? इन दो कंपोनेंट्स में से एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सोल्यूट। तो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्वेंट और सोल्यूट से, तो इसलिए मैंने लिखा सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अब समझना शुरू करते हैं भाई कि सॉल्वेंट होता क्या है। तो सॉल्वेंट ऐसा माध्यम है, मीडियम है, जिसके अंदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, सब्सटेंसेस घुल जाते हैं। तो सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस which acts as a medium, which acts as a माध्यम, जिसके अंदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। या फिर
इन विच अदर सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व, जिसमें सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो सकते हैं। क्लियर? तो उनको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे अब वाले सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले पानी लिया था, तो पानी ऐसा सब्सटेंस हो गया, ओके, जो एक्ट कर रहा है एज अ मीडियम, एज अ माध्यम, जिसमें बाकी के सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो सक रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट। तो पानी हमारा क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। बात समझ में आ गई यहां पर? ओके, यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में पानी सॉल्वेंट हुआ, मैंने आपको बताया कैसे। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट होता है वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो देखो, सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है सॉल्यूशन बनने के लिए, टू फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम लोग ने जो सॉल्ट सॉल्यूशन देखा उसमें मैंने बताया आपको सॉल्वेंट है हमारा पानी, वाटर, सोल्यूट है हमारा सॉल्ट। अब सोल्यूट सॉल्ट क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्ट ही वो सब्सटेंस है जो घुल गया सॉल्वेंट में, सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। ओके, तो हमारा यहां पर सॉल्ट डिसॉल्व हो गया इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट? ओके, सॉल्वेंट तो वाटर है। ओके, तो सब्सटेंस कौन सा डिसॉल्व हुआ वाटर में? सॉल्ट हुआ, राइट? तो सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, तो सॉल्ट हमारा वो सब्सटेंस हो गया जो सोल्यूट है। क्लियर? तो यहां पर सॉल्ट सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। पर देखो, अब ये जो चीज है ना कि भाई अगर हमें मिक्सचर दिया होगा, ओके, या फिर हमारे सामने मिक्सचर बनाया जा रहा है और हमको पूछा जा रहा है कि भाई सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, ओके, तो भाई हमें याद क्या रखना है वो चीज। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि आपके सामने अगर कोई सॉल्यूशन बना रहा है तो आप बता सकते हो कि भाई सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, कैसे कैसे कैसे। बस इतनी ही चीज याद रखनी है, एक चिंगू सी चीज, कि भाई जो भी कंपोनेंट, ओके, हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिमाग से हटाना मत। ऐसे सॉल्यूशंस जो दो कंपोनेंट से बने हुए, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो जब कोई भी आपके सामने सॉल्यूशन बना रहा है दो कंपोनेंट्स को लेके, तो जो कंपोनेंट वो ज्यादा अमाउंट में ले रहा है ना, वो होता है सॉल्वेंट। जैसे मैंने भी आपके सामने जब सॉल्यूशन बनाया, तो याद करना चाहिए तो आप पीछे जा सकते हो वीडियो में, तो मैंने पानी कितना लिया? आधे ग्लास से ऊपर लिया, राइट? सॉल्ट कितना सा लिया? इतू सा लिया। तो मैंने कौन सा कंपोनेंट ज्यादा में लिया था? पानी, तो वो होता है सॉल्वेंट। ओके, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है ना, वो होता है सोल्यूट। क्लियर हो गई बात? ओके, तो अब कोई भी आपसे कौन से भी सॉल्यूशंस बनाते टाइम पर आप अगर प्रेजेंट रहोगे उस टाइम पर, तो आप देख सकते हो अगर कोई बंदा सॉल्यूशन बना रहा है तो जो कंपोनेंट वो ज्यादा अमाउंट में ले रहा है वो है सोल्यूट, जो कंपोनेंट कम अमाउंट में ले रहा है वो है सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? डन। तो जिस तरह से अब हम लोग ने देखा कि भाई क्या क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्वेंट, हमारा सोल्यूट, तो अब बारी आती है हमारे वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझने की। तो पानी जो है ना, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ओके, डिसॉल्व होने देता है। तो बहुत 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 सारे सब्सटेंसेस, ओके। वाटर डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस इन इट देन एनी अदर लिक्विड इन द नेचर। ये वाली चीज तो आपको थक कर देने वाली होगी शायद, क्योंकि नेचर में जितने भी लिक्विड्स प्रेजेंट है, उन सारे लिक्विड्स में वाटर ऐसा लिक्विड है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व कर लेता है। बाकी सारे लिक्विड से ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व कर लेता है हमारा पानी। सुपर। और कौन से सब्सटेंसेस, अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो तो भी डिसॉल्व कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई सॉलिड सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व कर लेता है पानी, लिक्विड सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व कर लेता है, गैसियस सब्सटेंस भी डिसॉल्व कर लेता है। चलो एक एक एग्जांपल बता देता हूं। अभी देखा आप लोगों ने, सॉल्ट सॉलिड था ना, तो सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व कर लिया। ओके, लिक्विड्स में कहेंगे हम लोग तो कई सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है अल्कोहल। ओके, अल्कोहल को अगर पानी में मिक्स कर दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। ओके, और तीसरा गैसेस। गैसेस तो भाई बोलो ही मत, ऑक्सीजन कहो, नाइट्रोजन कहो, कार्बन डाइऑक्साइड कहो, ये सारे पानी में घुल जाते हैं। ओके, तो इन गैसेस को भी पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सोचो, और पानी के अंदर इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी है ना कि अगर आप मैं बता रहा हूं आपको, बॉटल के अंदर भी पानी रखोगे ना तो भी थोड़े से अमाउंट ऑफ जो बॉटल के पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। जबरदस्त चीज है ना, राइट? इतना नहीं घुलेगा पर थोड़ा अमाउंट तो पक्का घुलेगा, क्योंकि पानी चीज ही ऐसी है, जिस भी चीज में रखो उस चीज को भी वो घुलाना शुरुआत कर देती है, उस चीज को भी उसके अंदर डिसॉल्व करवाना शुरुआत कर देती है। सुपर सुपर सुपर। अब ऐसे पानी
ओके, ऐसे पानी को कैसे प्योर स्टेट में पाया जा सकता है? क्योंकि जहां पर भी जाए किसी ना किसी चीज को, मतलब जहां पर भी जाए थोड़ा बहुत तो किसी ना किसी को अंदर घोल ही देगा वो। तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि भाई पानी प्योर है यह जगह पर। ओके, कुछ ना कुछ तो होगा पक्का इसमें। तो भाई नेचर में ना पानी को प्योर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसी सारे पानी के प्रॉपर्टीज की वजह से, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना पानी की, ढेर सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, तो यहां पर पानी कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो एज अ माध्यम, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एज अ माध्यम बिहेव कर रहा है, जिसमें बाकी के सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, तो वो होता है सॉल्वेंट। और ढेर सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके ओके, तो क्योंकि उसकी एबिलिटी है टू डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसीलिए कहते हैं वाटर को भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये जो चीज थी ना हमें समझनी थी, पानी की सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी, सबसे काम में आने वाली प्रॉपर्टी कह सकते हो, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कह सकते हो। ओके, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है पानी की। ओके, वो भी आपके छक्के छुड़ा देंगी। ओके, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा अब बेसिक सी चीजें शुरुआत करते हैं कि भाई साहब पानी के सोर्सेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे वाटर के सोर्सेस को जानते हैं। तो देखो 3 टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं सोर्सेस को हमारे पानी के। पहला तो है सरफेस वाटर, ये सरफेस पर हमें ये पानी मिल जाता है। ओके, अर्थ के सरफेस पर। ये है अंडरग्राउंड वाटर, तो भाई अर्थ के ग्राउंड के नीचे वाला पानी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ अर्थ के ग्राउंड के नीचे ओके से जो पानी मिल रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर। और एटमॉस्फेरिक वाटर, अब देखो एटमॉस्फेयर आपने कई बार शब्द सुना होगा, आपको पता भी होगा मोस्टली, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सिंपल सी चीज है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर है ना, उसी को सिंपल भाषा में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो उस एटमॉस्फेयर में भी जो पानी है वो भी हमारे पानी का सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलो शुरुआत करते हैं सोर्सेस को देखने के लिए। सबसे पहले है हमारे सरफेस वाटर ओके का सोर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो भाई रिवर्स कहो, लेक्स कहो, या फिर ओशन, सीज, ये सारे सरफेस वाटर के सोर्सेस हैं। ओके, के एग्जाम्पल्स कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये सारे सरफेस पर है, तो सरफेस वाटर सिंपल सिंपल। अब ये जो सरफेस वाटर है ना, ये हम लोग इतने आसानी से पी सकते हैं क्या? ओके, चलो रिवर्स और लेक का पानी तो एक टाइम पर चलो ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसको पी तो सकते हो थोड़ा बहुत, पर ये जो सीज और ओशंस का पानी है ना, आप पी ही नहीं पाओगे, मतलब थूक दोगे, क्योंकि वो इतना सॉल्टी होता है। ओके, अब इसमें क्या है? डिसॉल्व्ड मिनरल्स है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है ओशन और सी के पानी में। तो वैसे रिवर और हमारे लेक्स के पानी में नहीं होता, बिल्कुल होता है, इनमें भी होता है। ओके, तो ये जो सरफेस वाटर है ना, ये इतने ज्यादा प्योर नहीं होते, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। इनमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, ओके, सैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब क्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मिट्टी हो सकती है हमारे रिवर के वाटर में वगैरह वगैरह। ओके, सी के वाटर में सैंड वगैरह ये सब भी हो सकता है। क्लियर? चलो, तो अंडरग्राउंड वाटर पर आते हैं। अंडरग्राउंड वाटर मतलब बोला था ना मैंने, अर्थ के हमारे सरफेस के नीचे वाला जो पानी का सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर। जैसे कि वेल्स कहो, तो हम लोग वेल्स को खोद के, मतलब खोदते हैं तो वेल बना लेते हैं और फिर अर्थ के सरफेस के अंदर से पानी निकालते हैं। ओके, ऐसे करके कुछ। ओके, या फिर स्प्रिंग्स कहो, तो ये तो अपने आप ही हमारे जमीन के अंदर से फवारे आते हैं पानी के, तो इनको स्प्रिंग्स कहते हैं। तो ये भी 2 सोर्सेस है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के। इनमें भी वही थोड़ी सी गड़बड़ है कि इनका भी पानी ना एकदम अच्छा प्योर नहीं होता, क्योंकि इनके पानी में भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, पर इनमें थोड़ी बहुत अलग तरीके की खासियत है दैन द सरफेस वाटर। कैसे? देखो ये पानी जो है ना, ये कैसे अंडरग्राउंड वाटर कैसे हमें, मतलब आता कहाँ से? तो ये जो सरफेस पर जो पानी बह रहा होता है ना, ओके, रिवर्स कहो, लेक्स कहो, ओके, या फिर अगर रिवर बह रही है तो आजू बाजू की जगह पे जो पानी जा रहा है वो कहो, तो ये सारा जो पानी, या फिर बारिश होने के बाद जो पानी सॉइल पर पड़ता है वो वाला पानी, ये सारा पानी ऐसे जमीन के अंदर ऐसे सोख हो जाता है। तो सोख होने के बाद क्या होता है मालूम है? जो सॉइल के जो लेयर्स है ना, ओके, ये ना फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो जो भी पानी के अंदर, जो भी पानी में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी ना, वो यहीं पर सॉइल में ही फंस जाएंगी, सॉइल के लेयर्स में। और फिर नीचे नीचे जैसे जैसे जितना जितना पानी डीप जाता जाएगा, ओके, उतना ज़्यादा फिल्टर होते जाएगा। उतना ज़्यादा फिल्टर होगा तो उतना ज़्यादा प्योर होते रहेगा। तो डीप जो पानी होगा ना, अंडरग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा डीप उतना ज़्यादा प्योर। समझ में आ गई बात?
और इसीलिए देखो ये अंडरग्राउंड वाटर तो सभी वाटर तो अंडरग्राउंड मतलब सारा का सारा अंडरग्राउंड वाटर ऐसे ही प्रोसेस से जाएगा अंदर सॉइल के लेयर्स थ्रू फिल्टर होते 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 होते, तो इसीलिए वो अच्छा खासा प्योर होता है। ओके, इनमें ही मड डस्ट पार्टिकल्स वो सारा यहीं पर फंस जाएगा। ओके, तो बस प्रॉब्लम यही है कि सॉइल से पास होता है ना, तो सॉइल के भी कुछ जो रॉक में मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर ये वाला पानी। ओके, तो इस वाले पानी में थोड़ा बहुत ओके सॉल्ट्स प्रेजेंट मिल सकते हैं हमें। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, हमारे पानी को ना एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होती है, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग जगह के पानी पियोगे ना तो थोड़ा बहुत टेस्ट में वेरिएशन दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत। ओके, कई जगहों का पानी ना मतलब एकदम फ्लैट भी होता है टेस्ट में। ओके, तो जो भी पानी एकदम फ्लैट है ना टेस्ट में, उनमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं है, उनमें ज़्यादा सॉल्ट्स डिजॉल्व नहीं है। ओके, और जहाँ पर थोड़े बहुत सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व होते हैं ना पानी में, वहाँ पर पानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। ओके, थोड़ा टेस्ट आ जाता है पानी को। ओके, वैसे तो प्योर वाटर को कोई टेस्ट नहीं, एकदम फ्लैट टेस्ट होता है प्योर वाटर का। ओके, आप डिस्टिल्ड वाटर पी के देखो, आपको फ्लैट टेस्ट मिलेगा। डिस्टिल्ड वाटर इसका मतलब वो नहीं कि जो मार्केट में मिलता है बॉटल्स में, पैक्ड वाले बॉटल्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वो डिस्टिल्ड नहीं होते, वो मिनरल उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं टेस्ट के लिए, तो आपको एकदम मस्त टेस्टी लगता है। एकदम डिस्टिल्ड वाटर वो होता है ओके, जो आपको कब मिल सकता है, जब आप क्या करो ओके, आप ना ऐसा कुछ कर सकते हो, इस बर्तन में अगर जब पानी लोगे ओके, और फिर पानी को हीट कर रहे होगे, उसके ऊपर एक लिड रखो। ओके, तो लिड रखने के बाद ना ऊपर जाएगा ना वाटर वेपर्स, तो हम लोग ने तो ये पढ़ाई कि भाई क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके, वाटर इवापोरेट होगा और ठंडी प्लेट पर जाके कंडेंस भी हो जाएगा। तो कंडेंस हुआ हुआ पानी ना थोड़ा बहुत ऐसे कलेक्ट करते जाओ। ओके, वो थोड़ा बहुत कलेक्ट करते करते थोड़ा बहुत भी अगर पानी आपके पास आ गया, उस पानी को पी के देखना, एकदम फ्लैट टेस्ट आ जाएगी। ओके, तो वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के क्लासेस में बिल्कुल बाकायदा पढ़ने वाले हैं, आपके क्लास 7 में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता दी टेस्ट के बारे में पानी के। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इतना इलेबोरेट करके, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है ना या अंडरग्राउंड वाटर, ओके, अलग अलग जगहों का अंडरग्राउंड वाटर की टेस्ट अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अलग अलग जगहों की सॉइल्स अलग अलग होंगी, अलग अलग जगह के सॉइल्स में अलग अलग मिनरल्स सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो जब ये पानी सीप होगा इन सॉइल के लेयर से ओके, तो वो अलग अलग मिनरल्स को डिसॉल्व करते हुए लेके जाएगा। तो सारे अलग अलग जगह पे जो अलग अलग सॉइल में अलग अलग मिनरल्स है, वो अलग अलग मिनरल्स डिसॉल्व होंगे पानी में, तो थोड़ा अलग अलग टेस्ट आएगा। आगे बात समझ में? तो ये जो टेस्ट वाली चीज़ थी ना, ये अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड वाली थी। ओके, दूसरी वाली ये थी कि भाई ये सरफेस वाटर से प्योर माने जाते हैं, क्योंकि सॉइल के लेयर के थ्रू ये फिल्टर होते जाते हैं। बस इनमें भी मिनरल्स तो होते हैं, पक्का डिसॉल्व मिनरल्स तो होते हैं, पर प्योर तो है भाई सरफेस वाटर से। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक वाटर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल। अब देखो, हमें जो बारिश मिल रही है ना, इसका मतलब बारिश कहाँ से आती है? ऊपर, सरफेस के ऊपर जो हवा का लेयर है उसमें से ही बारिश आ रही है। तो इसका मतलब उस हवा के लेयर में कहीं ना कहीं पानी है। ओके, तो और वो जो बारिश मिल रही है ओके, वो हवा के लेयर्स के थ्रू ही आ रही है, मतलब हवा के लेयर से ही आ रही है, एटमॉस्फेयर से ही आ रही है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो है रेन वाटर, क्योंकि पानी का बरसने वाला पानी हम उसको रेन वाटर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर से बरसने वाले पानी को हम लोग रेन वाटर कहते हैं, करेक्ट? तो एटमॉस्फेरिक वाटर का एग्जाम्पल भी हो गया रेन वाटर, करेक्ट? चलो ये बात समझ में आ गई कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी इसीलिए बारिश होती है, और एटमॉस्फेरिक वाटर का एग्जाम्पल भी रेन वाटर क्यों है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक वाटर का एग्जाम्पल रेन वाटर। अभी जो रेन वाटर है ना, इसको हम लोग सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इनके कंपैरिजन में ना अच्छा खासा प्योर मानते हैं। ओके, इनमें अगर आपको कोई इंप्योरिटीज अगर होंगी, मोस्टली कौन सी इंप्योरिटीज होंगी? एक तो डिजॉल्व्ड गैसेस होंगी। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, ये सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसीलिए जब एटमॉस्फेयर से पानी जब आता है ग्राउंड पर, तो वो पानी जब आता है तब पानी आते आते इन गैसेस को डिसॉल्व कर लेता है थोड़ा बहुत। ओके, पर अच्छी बात यह है कि भले ये गैसेस डिसॉल्व है, फिर भी हम लोग इस पानी को पी तो सकते हैं, क्योंकि ये गैसेस पॉइजनस नहीं है। ओके,
चलो, अब इनके अलावा और कोई अलग टाइप की इंप्योरिटी हो सकती है क्या? तो वो है भाई एकदम डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं ना वो। तो ये मोस्टली ये 2 टाइप की इंप्योरिटीज हमें रेन वाटर में मिल जाएंगी, पर इसके बावजूद हम लोग इसको पी सकते हैं, प्रोवाइडेड डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे ना वो भी बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होंगे, मतलब वो भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो रेन वाटर को आप कलेक्ट कर सकते हो, ओके, उसको पी सकते हो, प्रोवाइडेड थोड़ा ध्यान रखना कि ज़्यादा ही खराब तो नहीं है। ओके, और डायरेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करना, ऐसे रूफ के ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना उसको कलेक्ट मत करना, रूफ की गंदगी भी उसके अंदर आ जाएगी। ओके, और पीने से पहले हमेशा, भले वो रेन वाटर क्यों ना हो, बॉईल कर लेना। ओके, अच्छी बात होती है, जर्म्स पूरे के पूरे निकल जाते पानी से। तो ये थी कहानी हमारे 3 सोर्सेस ऑफ वाटर की, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेरिक वाटर। चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, पानी के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, देखो कैसा मस्त हमारा कुत्ता पानी पी रहा है, ओके, डॉगी पानी पी रहा है, हम लोग भी ऐसे ही हर थोड़े थोड़े टाइम पर पानी पीते रहते हैं। जरूरी है, राइट, मुझे भी पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। वैसे ही आप भी पियोगे, सब लोग पीते हैं पानी। ओके, तो पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमें भी पता है। ये अगर नहीं करेंगे तो कितने ही डिजीजेस हो जाएंगे हमें, राइट, और हम जिंदा भी तो नहीं रह पाएंगे, वो तो सबसे बड़ी चीज है, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए, ऐसे जैसे हमारे एनिमल्स को चाहिए, हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। ओके, तो पानी पीना, ड्रिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट यूज है पानी का। ओके, बात ही मत करो इस यूज के बारे में, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम पानी को अगर पी नहीं पाए तो राइट। चलो आगे बढ़ते। इसके अलावा भी हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, या फिर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि स्वेट निकलना, ये भी एक टाइप का एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। तो इन सारे प्रोसेसेस में, ओके, या फिर कहो आप प्लांट्स कहो, इतने सुंदर सुंदर से ट्यूलिप्स फूल रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अंदर प्रोसेस हो रही है, उसके बाद ही ये इतने सुंदर सुंदर फूल दे रहे। अब ये सारी प्रोसेसेस के लिए, ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ये जो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है, इनके लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ओके, चलो और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता देता हूँ जो भी एकदम सख्त ज़रूरी होती है पानी के बारे में, कि ये जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे कि फिशेस वगैरह देख रहे हो आप, ये जो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, वह पानी के अंदर से लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें पानी के अंदर ना भाई साहब, ओके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। करेक्ट। ओके, जैसे हम लोग ने देखा रेन वाटर आ रहा है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को डिजॉल्व करते करते हुए आ रहा है। वैसे अगर हम लोग पानी को रखेंगे भी ऐसे ही खुला भी रखेंगे, ओके, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। ओके, तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसी को खींच के फिशेस अपने अंदर लेती है। ओके, अब जिस तरह से मैं खींच के दिखा रहा हूँ वैसे नहीं लेंगे, ओके, उनका कुछ अलग मैकेनिज्म है, बड़े होंगे जाओगे तो पढ़ लोगे आप, ओके, वो सारी चीज़ में नहीं जाना है, पर ये फिशेस खींच के निकाल के लेती है ऑक्सीजन पानी से, न्यूट्रिएंट्स पानी से। ओके, और इस तरह से ये जिंदा रह पाती है। अगर पानी के अंदर का ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, निकाल देंगे, फिशेस मर गई। इसलिए तो आपको भी पता होगा, फिश टैंक्स में हम लोग, ओके, अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो हम लोग कहते हैं ना, पानी, फिशेस मर गई। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पानी से मिल रहा है एक्वाटिक लाइफ को, हमें पानी पीने के लिए, ओके, हमारे अंदर के प्रोसेसेस के लिए पानी चाहिए। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए पानी चाहिए, इसीलिए अब ये अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पानी नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो हमारी लाइफ भी बंद हो जाएंगी। जोक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली बता रहा हूँ। ओके, ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए पानी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। ओके, लाइफ चलते रहने के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब इन ये सारी चीजों के अलावा भी पानी के कई सारे यूजेस है, फटाफट एक बार उससे भी नजर मार लेते। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर में, अरे भाई नहाने धोने के लिए, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, सब चीजों के लिए। ओके, क्या करते हैं हम लोग, पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग पानी से जनरेट करते हैं, सोचो। ओके, फिर अर्थ का क्लाइमेट भी पानी कंट्रोल कर लेता है, और केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये कुछ और यूजेस हो गए पानी के। इसके अलावा एक और बढ़िया सा इंपॉर्टेंस है पानी का, जिसको समझ के आपके होश ही उड़ जाएंगे। अब ये चीज तो आपको पता है, आपने बहुत बार देखी है, पर इतना सोचा नहीं होगा कभी कि भाई अगर आप पानी लोगे,
उसके अंदर आइस के क्यूब्स डालोगे तो वो आइस के क्यूब्स ना भाई साहब फ्लोट होंगे, टुक टुक ऐसे मस्त फ्लोट होंगे पानी में। क्यों क्यों क्यों? अब आइस भी तो पानी का ही सॉलिड फॉर्म है, ये हम लोग ने पढ़ा है। ओके, लिक्विड फॉर्म है हमारा लिक्विड वाटर, पर ये सॉलिड जो फॉर्म है ये फ्लोट हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी सोचने की कोशिश की है? चलो अब बता देता हूं मैं। ओके, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग एनोमैलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का करिश्मा। ओके, आइस का पानी के ऊपर फ्लोट होना ये है एनोमैलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है। अब एनोमैलिस मतलब क्या? अनयूजुअल सा चीज को एनोमैलिस कहते हैं। अनयूजुअल कह लो इसका एग्जांपल, तो अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, तो एक सिंपल सी चीज हम सभी को पता है ओके कि भाई जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं ओके तो हम लोग ने पढ़ा है कि मैटर जो है भले वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसेस फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड मैटर हो, लिक्विड मैटर हो या फिर गैसेस मैटर हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक्सपैंड कर जाता है। ये चीज पढ़ी हम लोग ने, मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, करेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मली हम लोग को क्या समझ में आता है कि भाई एक्सपेंशन होना चाहिए। ओके, और घटाने पर क्या देखा था हम लोग ने? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। पर पानी के केस में ना ये चीज जो है ये एप्लीकेबल होती है। ओके, ये जो टेम्परेचर घटाने पर कॉन्ट्रैक्शन वाली जो चीज है ये 4 डिग्री सेल्सियस तक ही एप्लीकेबल होती है भाई साहब। ओके, सपोज ये मैंने एक नंबर लाइन की तरह लाइन बना ली, इसके ऊपर मैं टेम्परेचर को ऐसे लाइन में लिख रहा हूं। ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब सपोज मैंने अगर पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ओके रूम टेम्परेचर पर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर हम लोग उसको ठंडा कर रहे तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। ओके, पास आएगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, राइट। ओके, बात समझ में आ गई? अब इस वॉल्यूम वाले चीज को ना थोड़ा बहुत डेंसिटी के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। तो हमको तो पता है भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, दो चीजों पर डिपेंड करती है। मास तो उतना ही रहेगा भाई, टेम्परेचर कम करने से मास तो नहीं जाएगा कहीं। तो मास ये फैक्टर अब क्या यूजफुल नहीं है कि भाई डेंसिटी में क्या बदलाव हो रहा है समझने के लिए। ओके, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर घटा रहे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मास उतना ही रह रहा है। अब वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम घट रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। ओके, तो इस केस में डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर ये सारी चीजें 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 डिग्री सेल्सियस तक, टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के परे जब हम लोग ठंडा करेंगे पानी को तो और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, एक्सपेंशन होता है भाई साहब। एक्सपेंशन, पानी एक्सपांड होना शुरू कर देता है। तो बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, या फिर हम लोग कहेंगे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, पानी एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं होता। तो पानी एक्सपांड करना शुरू हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, सपोज मास तो उतना ही रह रहा है, ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी भाई साहब, घटेगी, डेंसिटी घटेगी। ओके, और यही होता है, मतलब क्या क्या देखो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो लिक्विड वाटर लिक्विड में ही है, 4 डिग्री के परे भी लिक्विड वाटर लिक्विड में ही है। कब तक, 0 डिग्री तक, 0 डिग्री तक। ओके, यहां तक 0 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच गया तो लिक्विड वाटर बनना शुरू हो जाएगा, आइस, करेक्ट। और ये जो आइस है, अब देखो पीछे पीछे जा रहे तो क्या हो रही है, डेंसिटी कम कम हो रही है, डेंसिटी कम कम हो रही है। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो रही है डेंसिटी, करेक्ट। यहां तक आ रही है तो डेंसिटी बढ़ रही है। ओके ओके, तो देखो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ ले लिया है। ओके, तो मैं ना क्या करूंगा, डेंसिटी को मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर के साथ। तो मैंने ये डी मतलब डेंसिटी, टी मतलब टेम्परेचर। ओके, ये रहा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ओके, ये है 4 डिग्री सेल्सियस के आगे वाला टेम्परेचर। ओके, सपोज ये है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, ये है 4 डिग्री सेल्सियस वाले पीछे का टेम्परेचर। ओके, तो अब क्या हो रहा है, देखो हम लोग अगर पीछे मतलब कैसे, जैसे टेम्परेचर कम कम कर रहे, ओके, कम कम कर रहे तो क्या हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कम कम कर रहे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई? देखो डेंसिटी क्या हो रही है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज, तो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
अब 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहां पर ओके 4 डिग्री सेल्सियस के बाद सपोज अब ये 0 डिग्री सेल्सियस भी पार हो गया, सपोज ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस पॉइंट पर डेंसिटी कितनी है, कम है भाई, करेक्ट। ओके, पानी से, तो ये पॉइंट पर आइस होगा। ओके, ये पॉइंट पर इस तरफ पूरा का पूरा पानी है, तो डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। ओके, समझ में आ गई बात, मैक्सिमम कब है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर क्लियर। और क्योंकि अब डेंसिटी कम कम हो रही है, तो आइस की जो डेंसिटी होती है ना वो पानी से कम होती है। क्लियर, ओके राइट, समझ में आ गई बात। ओके, ज्यादा नहीं हो रही है। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ओके, और आइस की जो डेंसिटी है ना वो पानी से कई ज्यादा होनी चाहिए। ओके, पानी से, ये जो लिक्विड वाटर का पोर्शन है यहाँ पर, ओके 0 से पहले जो लिक्विड वाटर का पोर्शन है यहाँ पर, देखो ये वाला पोर्शन, ओके इस वाले पोर्शन में आइस, ये वाले पोर्शन से ज्यादा होनी चाहिए आइस की डेंसिटी, पर उल्टा हो रहा है, कम है। करेक्ट, कम है, तो इसीलिए आइस की डेंसिटी इज लेस देन वाटर की डेंसिटी। ओके, अब इसी वजह से क्योंकि आइस कम डेंस है तो इसीलिए वो फ्लोट कर जाता है पानी के ऊपर। क्लियर हो गई बात। अब इस बिहेवियर को हम लोग ने समझा, ये बिहेवियर क्या करता है, इस बिहेवियर के अलावा, ये बिहेवियर अगर नहीं शो करता पानी, ओके अनयूजुअल बिहेवियर, ओके अगर आइस का डेंसिटी पानी से कम नहीं होता तो हमारे कोल्डर रीजन्स में एक्वाटिक लाइफ वुडंट हैव सर्वाइव्ड इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। ओके, कैसे कैसे, चलो मैं समझाता हूं आपको। देखो देखो क्या होता है, कोल्डर रीजन्स में सपोज मैंने ये लेक या फिर पॉन्ड का एग्जांपल ले लिया है, सपोज पॉन्ड का एग्जांपल ले लिया, ओके सिंपल सा। तो ये ब्लू वाला, ये जो है रेड, ये जो ब्राउनिश में आपको दिख रहा है, ये जो ब्राउनिश में आपको दिख रहा है, ओके ये है हमारा लैंड। ओके, तो ये लैंड का पोर्शन है। चलो मैंने थोड़ा बहुत कलर कर दिया इसको ताकि थोड़ा आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। ओके क्लियर। और ये जो है भाई हमारा पानी है, पानी पानी, ठीक है ठीक है। इसके अंदर कई सारे एक्वाटिक लाइफ होगी। ओके, तो मस्त ऐसे घास भूस उगी होगी अंदर, चुक 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 ऐसे मस्त। ओके, और फिर फिशेस वगैरह भी होंगे, तो मैं पेन से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, फिशेस भी होंगे, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे आगे पीछे कहीं पर भी घूम रहे होंगे। ओके, अब ठंडा जब टेम्परेचर हो रहा है, ओके तो ये जो पानी है, ओके जैसे जैसे टेम्परेचर कम 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 होगा, सबसे पहले ओके यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है बाहर, ओके तो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है, सपोज 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया टेम्परेचर अब। ओके, फिर 4 से अब 3 पे चला गया, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और जैसे ही 0 पे चला जाएगा टेम्परेचर, ओके तो अब 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर पानी पानी रहता है लिक्विड, पर 0 पर पानी फ्रीज हो जाता है। तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला पानी है ना, सबसे ऊपर वाला, ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर वाला पानी के आइस होना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला पानी आइस होना शुरू हो जाएगा, आइस, ऐसे आइस। ओके, और ऊपर वाले पानी का आइस बनना शुरू हो गया, पर ये जो आइस है ना, हमको तो पता है कि भाई ये लेस डेंस है देन वाटर, तो ये डूबेगा नहीं पानी के अंदर, ये सिंक नहीं होगा। सिंक नहीं होगा तो क्या होगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। तो जो बचा हुआ ऊपर का पानी है वो भी इसी तरह से आइस बनेगा, आइस बनेगा, आइस बनेगा, आइस बनेगा, और ऐसे करते 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 पूरा का पूरा ऊपर का लेयर, ओके क्या होगा, जितना भी ऊपर का लेयर में पानी बचा था वो भी आइस बनेगा, आइस बनेगा, आइस बनेगा, और ऐसे करते करते आइस जो है एक दूसरे से चिपक 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 चिपकते जाएंगे और पूरा एक ऊपर का लेयर ही बना देंगे। और फिर ये जो ऊपर की लेयर है, ये पूरी की पूरी ऊपर की लेयर, अरे बाप रे बाप, आइस की बन जाएगी। अब क्या होगा, तो अब आइस की एक बार लेयर बन गई, तो यहां पर अंदर जो पानी बचा है, ओके जो लिक्विड वाटर है, ओके तो ऊपर अब टेम्परेचर कितना भी और ठंडा हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए भाई साहब, ओके यहां तक तो इसके परे भी ऊपर वाला लेयर तो आइस में ही रहेगा।
और ये आइस का जो लेयर है ना, ये अंदर वो ठंड जाने नहीं देता। ओके, तो एक ऐसा थर्मल इंसुलेशन जैसा बिहेव करता है। थर्मल इंसुलेशन मतलब हीट को ट्रैप कर रहा है। ये जो पानी के अंदर की हीट है ना, ओके, इसको अंदर ही रख रहा है, ओके, बाहर नहीं जाने दे रहा है। और बाहर की जो ठंडी है ना, वो अंदर नहीं आने दे रहा है। तो एक इंसुलेटर की तरह, स्वेटर की तरह काम कर रहा है। बाहर की ठंडी हमारे शरीर को नहीं लगने दे रहा है, ओके, बाहर की ठंडी शरीर को नहीं लगने दे रहा है। वैसे ही टाइप में हमारा आइस जो है थर्मल इंसुलेशन का काम कर रहा है। तो बाहर का जो ठंडा टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आ पा रहा है पानी के अंदर, और इसीलिए अंदर का पानी पानी रह पा रहा है। ओके, अब क्योंकि अंदर का पानी पानी रह पा रहा है, तो ही अंदर के एनिमल्स जिंदा रह पाएंगे। अगर सपोज सिनारियो कुछ उल्टा होता, थोड़ा बहुत उल्टा इमेजिन करो। आइस बन रहा है शुरुआत में पानी के ऊपर, ओके, तो वो ऊपर वाला लेयर पानी का आइस 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 बनते बनते जा रहा है। पर अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती पानी से, तो आइस सिंक हो जाता नीचे। तो ये नीचे सिंक हो गया, सपोज आइस ऐसे सिंक होता जाता, सिंक हो रहा है, सिंक हो गया, और ऊपर का पानी फिर से आइस बन रहा है, फिर से सिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है। तो ऐसे करके करके थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी आइस ही बन जाएगा। क्योंकि देखो, ये नीचे आइस सिंक हो गया, फिर पानी की लेवल ड्रॉप हो जाएगी, फिर और ये ऊपर वाला लेयर फिर से आइस बनेगा, फिर से आइस सिंक होगी, फिर से आइस सिंक होगी, तो फिर से ऊपर थोड़ा और कम पानी बचेगा। तो ऐसे पानी तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो अंदर वाले जो एनिमल्स है तो वो मर ही जाएंगे ना, एकदम फ्रोज होके, राइट। पर ऐसा नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर। ओके, तो ये जो छोटी सी चीज हम देख पा रहे हैं, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। सोचो, लेक्स हो या फिर पॉन्ड्स हो, ओके, बहुत कोल्डर रीजन्स में इस ऐसे वाटर के बिहेवियर के वजह से, ओके, इस कुदरत के करिश्मा के वजह से हमारे अंदर की एक्वेटिक लाइफ वैसे ही जिंदा रह पाती है। ओके, क्लियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मजेदार सी चीज थी, समझ में आ गई। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला वाला टॉपिक, जो कि है वाटर पोल्यूशन। ओके, तो वाटर पोल्यूशन मतलब क्या? अब सामान एकदम इजी भाषा में, वाटर का खराब होना, ओके, अनफिट फॉर यूज का होना, ओके, यूज का नहीं है अब ये पानी, इस तरह से पानी का खराब होना, हम लोग कहेंगे कि भाई पानी अब पोल्यूट हो गया है। अब किन किन वजह से पानी पोल्यूट हो सकता है? 3 कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग जिसकी वजह से पानी पोल्यूट हो सकता है। ओके, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये 3 कॉजेस कौन से है भाई? डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इन 3 टाइप के वेस्ट की वजह से हमारा पानी पोल्यूट हो रहा है। तो एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये 3 टाइप के वेस्ट हमारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, तो डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या? डोमेस्टिक मतलब हमारे घर, कॉलोनीज, अपार्टमेंट से जो भी वेस्ट है वो डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं हम लोग। पर अब ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो पानी को कैसे अफेक्ट कर रहा है? ओके, तो सबसे पहले समझ लेना बात, सुएज, इस वर्ड का मतलब समझ लेना। सुएज मतलब भाई वेस्ट वाटर होता है। ओके, मैंने उल्टा बोलना चाहा। ओके, वाटर वेस्ट ऐसे नहीं, वेस्ट वाटर होता है। ओके, सुएज मतलब वेस्ट वाटर। तो जो भी हमारे घरों से, अपार्टमेंट से जो भी ओके वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम लोग डोमेस्टिक सुएज कहते हैं। ओके, वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स। अब कई तरह का वेस्ट वाटर निकलता है, राइट। वॉशरूम से जो वेस्ट वाटर निकलता है, राइट, या फिर आपके किचन में से जो वेस्ट वाटर निकलता है, ओके, जिससे आप जो हम लोग वेजिटेबल्स धोने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, ओके, या फिर आपके वॉशिंग मशीन से कहो जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है, ओके, तो वो सारे वेस्ट वाटर जो है वो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ऐसे नालियों में ऐसे पहले टाइम पे तो अनऑर्गेनाइज्ड जगह पर जैसे ऐसे वेस्ट वाटर को फ्लो होने देता था, डोमेस्टिक घरों मतलब घरों कॉलोनी से निकलता हुआ वेस्ट वाटर ऐसे दिखाई देता था। अब तो भाई ये अच्छा खासा ये केयर करने लग गए कि भाई ऐसा वेस्ट वाटर जो है फ्लो हो रहा है उसको ओपन ना रखा जाए, बहुत सारी डिजीजेस फैल जाती है। पर मैंने बहुत ढूंढ ढांड के आपके लिए ये फोटो लेके आया ताकि आपको समझ में कि भाई घरों से ऐसे निकल रहा हुआ वेस्ट वाटर है डोमेस्टिक सुएज, सिंपली दिमाग में चिपकने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट पर जाते हैं। तो देखो, अब ये जो वेस्ट वाटर जो है जो घरों से निकल रहा है, अपार्टमेंट से निकल रहा है, होता क्या है मालूम है? ये सारा वेस्ट वाटर जाता है हमारे वाटर सोर्सेस में। ओके, जैसे कि रिवर्स कहो, लेक्स कहो, या फिर ओशंस में कहो, सीज में कहो, डायरेक्टली जाके इनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा भाई, ये तो वेस्ट वाटर है, अच्छे सोर्सेस ऑफ हमारे जो वाटर है जैसे कि रिवर्स वगैरह जो क्लीन है, उनमें अगर हम लोग जाके इसको छोड़ देंगे तो वाटर खराब हो जाएगा, वाटर पोल्यूट हो गया। तो हो गया वाटर पोल्यूशन का एक कॉज डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, वैसे ही एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो क्या होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट में? देखो, हम लोग जब फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ओके, ये सारी चीजें, ओके, जो हम लोग ने देखो
चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ी थी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या होती है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ओके फसल के हित के लिए, तो जब एक्सेस में कुछ यूज़ इसका हो जाता है ओके तो क्या होगा, बारिश आएगी तो एक्सेस वाला जो ये पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है वो बारिश के पानी के साथ फ्लो होते होते क्या होगा ओके हमारे खेतों के बाजू में जो नदियाँ वगैरह होंगी उनमें फ्लो हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है खेत दिख रहे हैं, उनके बाजू में ऐसा नदी का पानी दिख रहा है आपको, तो यहाँ से जो पेस्टिसाइड फंजीसाइड है वो फ्लो होते अंदर चला जाएगा हमारे रिवर के वाटर में। अब ये तो भाई सारे केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स हमारे पानी में जाएंगे तो पानी को अनफिट कर देंगे यूज़ के लिए, हम लोग पी नहीं पाएंगे उसको। ओके ओके करेक्ट, बात समझ में आ गई। तो पानी पोल्यूट हो गया, तो हो गया एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से कैसा हमारा पानी पोल्यूशन हो गया, समझ में आ गया आपको बात। चलो आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट पर। इंडस्ट्रीज में तो भाई जो भी वेस्ट केमिकल्स निकलते हैं ओके उनको हम लोग एफ्लुएंट्स कहते हैं। ओके, वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट्स। इन एफ्लुएंट्स को अगर हम लोग डायरेक्टली रिवर वाटर या फिर ओशंस या फिर सीज में छोड़ देंगे तो हमारे रिवर वाटर, ओशन, सीज का क्या होगा हाल भाई, पोल्यूट हो जाएंगे, खतरनाक केमिकल्स उसके अंदर चले जाएंगे, फिर ये खतरनाक केमिकल्स पानी को खराब करेंगे, पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको थ्रेट पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा पानी तो पोल्यूट हो गया, खराब हो गया, अनफिट हो गया फॉर यूज़। ओके, उसका क्वालिटी भी खराब हो गया, मतलब इसका मतलब पोल्यूट हो गया सिंपली। ओके, तो कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं पानी के पोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग ने जो सूएज वाटर देखा ओके या फिर सूएज देखा, डोमेस्टिक सूएज, या फिर हम लोग ने एफ्लुएंट्स देखे जो केमिकल इंडस्ट्री से डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़े जा रहे थे, इन सारे सूएज को, एफ्लुएंट्स को ओके पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नाम की जगह होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा इमेज में कि ये कुछ ना एक वेस्ट वाटर प्लांट का फोटो लिया मैंने क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक बार देखने के लिए कैसे दिखते हैं ये। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इन सूएज को ओके डोमेस्टिक सूएज को या फिर इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उनको एक बार पास करना चाहिए। ओके, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या करते हैं, इस वेस्ट वाटर में से जो भी गंदगी है, जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, जो भी कचरा पट्टी है, वो सारा का सारा इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में निकाल दिया जाता है और हमारे वेस्ट वाटर को अच्छा किया जाता है। तो अब ये वेस्ट वाटर को अच्छा किया, उसके बाद उसको अगर हम लोग वाटर बॉडीज में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए ये एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन है पोल्यूशन का कि भाई सूएज को, एफ्लुएंट को पास करो थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ओके, ताकि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इस वेस्ट वाटर को अच्छा वाटर बना दे और फिर बाद में उनको डिस्चार्ज कर दो इनटू रिवर्स एंड सीज। चलो आगे का एक प्रिवेंशन और एक चीज देखते हैं, जो हम लोग ने कॉजेस देखे ना उसी के से रिलेटेड प्रिवेंशन है। ओके, बहुत ही सिंपल से, दिमाग लगाना है सिर्फ ओके, सोचना है सिर्फ, मतलब रिलेट करना है सिर्फ। ओके, देखो यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, कम से कम यूज करेंगे इनका तो शायद, अब कम से कम करेंगे तो रेन वाटर कम से कम करेंगे मतलब क्या होगा, एक्सेस में यूज नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा जो पड़ा होगा वो नहीं रहेगा खेतों में, तो एक्स्ट्रा पड़ा नहीं रहेगा तो फिर रेन वाटर नहीं ले पाए, मतलब कैसे ले जाएगा इन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड को रिवर के अंदर, नहीं ले पाएगा ओके, नहीं लेके जा पाएगा करेक्ट, तो फिर हमारा रिवर वाटर पोल्यूट नहीं होगा। अब इसके लिए और एक छोटा सा अल्टरनेटिव भी है, देखो आपको ना यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा होगा कुछ कुछ जगह पर ना कोई भी ट्रीज प्लांट्स नहीं की गई है ओके, पर कुछ कुछ जगह पर देखो थोड़े बहुत ट्रीज प्लांट किए गए हैं ओके, दिख रहा है आपको थोड़े बहुत ट्रीज प्लांट किए गए। तो क्या करना चाहिए मालूम है, ये जो खेत है ना इनके बाजू में जो रिवर फ्लो हो रही है तो खेत और रिवर के बीच में ना थोड़े ऐसे ट्रीज ग्रो करने चाहिए ऐसे ओके, उससे क्या होगा, देखो ये जो ट्रीज होते हैं ना यहाँ पर से जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड वाला जो भी पानी रेन की वजह से ओके बारिश की वजह से जा रहा है रिवर के अंदर, तो वो बहुत सारा पानी जो है ना ये जो पेड़ों के रूट्स है ना ओके, ये थोड़ा सा मतलब पेड़ है ना ये यहाँ पर बैंक्स पर रिवर के वो थोड़ा सोक कर लेंगे, तो जितना ज़्यादा पानी ओके पेस्टिसाइड्स, इनके इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स के साथ जा रहा है रिवर में वो थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ कुछ यहीं पर सेटल हो जाएंगे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स वगैरह वगैरह ओके, इम्प्यूरिटीज़ वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पर पानी सोख लिया जा रहा है ना ट्रीज के द्वारा, इसीलिए तो थोड़ा बहुत एक छोटा सा एक हेल्प हो गई कि भाई कम वेस्ट वाटर या फिर कम इम्प्योर वाटर हमारे अच्छे रिवर में चला जाए, इसीलिए ठीक है। आगे कई अब एकदम सिंपल सी चीज़ें, अब शायद तो होता नहीं, अब गाँव में भी शायद लोग वॉशिंग मशीन्स यूज़ कर रहे होंगे या फिर अवेयरनेस की वजह से लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते, पर पहले के टाइम पर मैंने कई बार मैंने देखा है ओके, क्लोथ्स को धोते थे
एनिमल्स को धोते हैं, साफ करते हैं, कहाँ पर? नदियों के बाजू में। नदी का ही पानी यूज करेंगे। ओके, नदी का ही पानी यूज करेंगे, क्लोथ्स धोएंगे, एनिमल्स धोएंगे, और वही पानी फिर से नदी में जाने देंगे, तो क्या होगा? नदी पोल्यूट हो जाएगी। करेक्ट? तो ऐसा सब नहीं करना है। आप तो खैर करोगे भी नहीं, पर बता रहा हूँ, मतलब ये हुआ करता था, तो नदियां पोल्यूट होती थी। ओके, वैसे ही सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लाइक वेल्स शुड बी कवर्ड। ओके, तो हम लोग को थोड़ा केयर लेना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर भी प्योर है, हमको पता है, अच्छा खासा प्योर होता है, हम लोग ने देखा है थोड़ी देर पहले। ओके, सरफेस वाटर से तो अच्छा खासा प्योर है, तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे शील्ड मतलब कवर लगा देंगे कोई। ओके, शील्ड मतलब सिंपली कवर लगा देंगे कोई, तो अच्छा है ना, ऊपर से कोई डर्ट डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, गंदगी नहीं जाएगी। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, चलो, इसके अलावा ये जो एक डिटर्जेंट वाला चीज़ है ना, अब मोस्टली सभी लोग वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ करेंगे तो डिटर्जेंट पाउडर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। करेक्ट? तो ये जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ये पानी के साथ जब वॉशिंग मशीन से पानी निकल जाता है तब सिंथेटिक डिटर्जेंट उसमें होते हैं, तो ये सारा पानी जाएगा कहाँ पर? ओके, डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ वगैरह में जाएगा। तो जो डिटर्जेंट्स वाले जो केमिकल्स होते हैं ना, ये ईजिली डिग्रेडेबल नहीं होते। ओके, मतलब ईजिली टूटते नहीं है। ओके, तो ये पानी में वैसे के वैसे ही रह जाते, तो ये अच्छे नहीं रहते। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के अलावा थोड़ा बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स यूज करना चालू कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इनका यूज थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना हो सके उतना बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स यूज कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट मतलब क्या? कि जो बैक्टीरियाज वगैरह है ना, इन डिटर्जेंट के जो केमिकल्स जो होते हैं इनको तोड़ देंगे, तो इनको इतना हार्मफुल नहीं हो, मतलब ये हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे पानी में, क्योंकि ये टूट जाएंगे ना, बैक्टीरिया तोड़ दे रहा है इनको, तो ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं रहेंगे, तो हमारा पानी फिर हार्मफुल नहीं होगा। ओके, पानी के अंदर के डिटर्जेंट्स को, ओके, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ओके, पानी के अंदर सपोज है, हम लोग ने यूज़ किया बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, वो पानी में फ्लो भी हो गए, तो भी बैक्टीरिया उनको तोड़ देंगे, तो पानी फिर से हार्मलेस हो गया। ओके, पोल्यूट नहीं हुआ। क्लियर? क्लियर एंड तो अब हम लोग आए हैं लास्ट टॉपिक को लेके। ओके, इसी को समझना है, बहुत ही मजेदार सी चीज है, बहुत ही रिलेटेबल चीज है। ओके, इंटरेस्टिंग सी। तो देखो, यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, ओके, तो इनका एक रिपोर्ट आया है और उनमें उन्होंने कहा कि भाई साहब, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फेस सीवियर वाटर स्कैरसिटी बाय 2050। तो चलो, अब मेरा एज तो चलो हो गया, मतलब 2050 तक तो मैं हो ही जाऊंगा, हाफ द वे डाउन, मेरे हाफ सेंचुरी तो हो ही जाएगी पक्का। आपकी हाफ सेंचुरी तो नहीं होगी, आप तो अभी तक छोटे छोटे हो, तो तब तक तो भाई साहब, अगर इंडिया वाटर स्कैरसिटी फेस करेगी तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अभी से शुरुआत करनी होंगी, समझने के लिए, सीखने के लिए कि हमें भाई वाटर को कैसे बचाना चाहिए। ओके, क्योंकि तब जाके अगर वाटर स्कैरसिटी हमारा इंडिया फेस करेगा तो इंडिया की यूथ तो आप ही हो, तो तब जाके अगर डिफिकल्टीज नहीं झेलनी है तो अभी से थोड़ा बहुत क्या करते हैं, वाटर को स्कैर्स होने से बचाना शुरू करते हैं, वाटर को कंजर्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस नाम की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड उसको मानती है, इसे समझ लो आप, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो हम लोग ने क्या सीखा भाई, हमें कंजर्व करना चाहिए। करेक्ट? तो पानी को कंजर्व करना मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है। ओके, रोका जा सकता है वाटर स्कैरसिटी से, हमारे आगे के फ्यूचर में जो वाटर स्कैरसिटी हुई उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले भाई पानी को बचाओ, सेव वाटर। कैसे भाई? अवॉइडिंग वेस्टेजेस। ओके, तो जहां पर भी कोई भी पानी का नल वगैरह कुछ भी आपको खुला दिख रहा है, बी वेरी मच मतलब जागरूक सिटीजन ऑफ इंडिया, जागरूक पर्सन इन द वर्ल्ड, और क्या करो भाई, नल बंद कर दो। जैसे कि पानी ही खुद अपना हाथ बाहर निकाल के नल बंद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि भाई देखो, पानी को बचाओ। ओके, ऐसे ऐसे फालतू में जो भी चीज़ें वेस्ट हो रही है, इन्फॉर्म करो लोगों को। अगर किसी के पास कोई कंट्रोल रहेगा, कोई ओके स्टॉप कॉक रहेगा, तो वो वहाँ से बंद कर सकते हैं। पानी का वेस्टेज बचाओ, इन शॉर्ट। ओके, तो आप ये खुद से ही शुरू कर सकते हो। आपके ही घर में कोई अगर नल खुला छोड़ दिए तो चिल्ला देना, मतलब चिल्ला देना नहीं, पर बोल देना कि अरे भाई ऐसा नहीं करो, नल बंद कर दो, पानी को वेस्ट मत करो। उसके अलावा भाई, ये तो आपको बचपन से पढ़ा जाता है, प्लांट ट्रीज, प्लांट ट्रीज, प्लांट ट्रीज। करते तो नहीं होंगे आप। ओके, अगर करते होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करते होंगे तो बिल्कुल शुरू कर देना अभी से करना, क्योंकि प्लांटिंग ट्रीज क्या होगा ना, ये ज़्यादा बारिश लेके आएगी हमारे अर्थ पर। ओके, तो
अच्छी बात है ना, बारिश आएगी तो पानी की स्कैर्सिटी कम होगी, बारिश आ रही है तो हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं, बारिश का पानी, और फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, तो इरिगेशन मतलब क्या मालूम है, आर्टिफिशियली हमें पानी देना, राइट, हमारे क्रॉप को। तो हम लोग कौन से माध्यम से दे सकते हैं भाई, पूरा का पूरा पाइप ले लो और फिर ऐसे पाइप थोड़ा थोड़ा जाके सब जगह पे स्प्रे करते रहोगे तो बहुत सारा पानी जो है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना, प्लांट्स को ना इतना ज़्यादा पानी एक साथ नहीं चाहिए होता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा बहुत पानी भी उनको मिलते चले जाएगा तो अच्छी बात है। और एक्सेस में हम लोग पानी देंगे तो पानी का वेस्टेज हुआ। तो अगर हम लोग ऐसे ये स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करेंगे, ओके मोड, ये स्प्रिंकल इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या, ऐसे ड्रॉप्स गिरते हैं टुप 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 करके। ओके, तो ऊपर ऐसे हम लोग ने पाइप्स फिट किए होते हैं, नीचे ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे। ओके, तो इनके ऊपर ऐसे ड्रॉप्स गिरते, तो एकदम ड्रिप वाला सिस्टम। ओके, ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, ये है स्प्रिंकल इरिगेशन वाला सिस्टम। तो ये दोनों भी सिस्टम्स जो है ना, मतलब वाटर का एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वाटर का वेस्टेज अवॉइड करते हैं। तो स्प्रिंकल होगा पानी सब जगह पे, तो अच्छा खासा सब जगह पे पानी मिल जाएगा सारे प्लांट्स को, और पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। यहाँ पर भी पानी का वेस्टेज नहीं होगा भाई, प्लांट को अपना अपना पानी अच्छे से मिल रहा है। करेक्ट। ओके, उसके अलावा भाई वाटर साइकिल को मेंटेन करो। वाटर साइकिल का मेंटेनेंस मतलब, वाटर साइकिल मतलब क्या, अरे सिंपल सी साइकिल है, दो ही चीजें होती है इसमें भाई, पानी का इवापोरेशन होना। ओके, जो भी हमारे सरफेस पर पानी है, जो भी पानी हमारे अर्थ पर है, उस पानी का इवापोरेशन होना, और क्लाउड्स में से फिर से उस पानी का कंडेंसेशन होना और रेन के फॉर्म में फिर से नीचे आना, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। इसको डिसरप्ट मत करना भाई, इवापोरेशन की चीज को डिसरप्ट मत करना। ओके, कंडेंसेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हिलाना डुलाना मत, ओके, डिस्टर्ब मत करना। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर जैसे ही पानी जाता भी है वैसे आता भी है। ओके, साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे मतलब कुछ ना कुछ एक चीज में अगर गड़बड़ कर दी तो पानी आना बंद हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं करना ऐसे। ओके, पहले हम लोग पानी स्कार्स होने से बचा रहे। ओके, तो ऑल जहां से हमें पानी मिल रहा है वहां से हमारे रास्ते नहीं बंद करने हैं। करेक्ट, तो इसीलिए मेंटेन द वाटर साइकिल। ओके, प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, ये अगर करोगे तो जितना भी पानी अच्छा खासा हमारे पास है वो खराब होने से बचाओगे तो वही हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर जितना पानी है उतना भी खराब करना शुरू कर दोगे तो भाई सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर। ओके, जैसे कि मैंने बोला वाटर साइकिल को मेंटेन रखो। ओके, मतलब मेंटेन करो। ओके, किसी भी एक प्रोसेस में छेड़छाड़ मत करो, इवापोरेशन की ना ही कंडेंसेशन की प्रोसेस में छेड़छाड़ करना, वैसे ही पानी को पोल्यूट मत करना। करेक्ट। डैम शुड बी बिल्ट, अब ये जो चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, डैम्स क्यों बांधने चाहिए, क्योंकि डैम्स जो है ना एग्रीकल्चर में यूज होता है इनका अच्छा खासा। ओके, तो अनाज वगैरह ग्रो करने में अगर यूज हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारा पेट भी भर रहा है भाई, अच्छी बात है। दूसरी चीज, ड्रॉट्स और फ्लड से भी डैम्स बचाते हैं। अब ड्रॉट्स मतलब क्या मालूम है, क्या, सूखा। ओके, तो वाटर इतना स्कैर्स हो जाता है उस रीजन में कि पानी की बहुत ही पंचायत हो जाती है। ओके, बहुत ही पंचायत हो जाती है, इतनी पंचायत कि भाई लोग अनाज नहीं उगा पाते, खेतों में पानी देने के लिए भी पानी नहीं होता, पानी पीने के लिए भी पानी बहुत कम होता है। ओके, बाकी के डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी पानी नहीं होता। सोचो ऐसी कंडीशन आ जाती है, उसको कहते हैं हम लोग ड्रॉट। तो इससे हमारा डैम बचा देता है। ओके, फ्लड्स, भाई पानी का मतलब ओवरफ्लो हो रहा है रिवर्स से रिवर से पूरे खेतों बीतों में, घरों में, गाँवों में, सिटीज में जा रहा है, तो फ्लड आ गई भाई, हम लोग कहते हैं इससे भी हमारा डैम बचा लेते हैं। तो इसलिए डैम देखो बहुत ही यूजफुल है, तो इसलिए डैम्स बनाओ ताकि ये सूखे से बचाए हमें। ओके, वाटर स्कैर्सिटी होने से बचाए हमें। ओके, ऊपर से पानी की वजह से जो तबाही हो रही है वो भी होने से बचा सकता है हमें। ओके, चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप भी कर सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे कैसे, चलो मैं बताता हूं आपको। जिस भी अपार्टमेंट में या फिर आप अगर आपका कोई एक पर्सनल अलग से घर है उसमें, ओके, अगर आप रह रहे हो, अगर घर की छत ऐसी स्लांट वाली है, अगर घर के ऊपर टेरेस वाली छत है, अगर आपके अपार्टमेंट्स के ऊपर टेरेसेस है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो। बारिश के मौसम में जब पानी बरस रहा होता है ना, रेन आ रही होती है ना, तो क्या करना, अगर आपकी स्लोप मतलब छत की स्लोप ऐसी है तो ऐसे यहाँ पर कुछ ओपन पाइप्स लगा देना। ओके, ताकि छत का पानी जो है इन पाइप्स में फ्लो हो जाए। ओके, और इन पाइप्स को कनेक्ट कर देना फिर ऐसे पाइप्स से, ओके, जो लेके जा रही है पानी इनटू अ स्टोरेज टैंक। अब ये जो स्टोरेज टैंक है ना, जमीन के अंदर ही बना दो। ओके, ऊपर सिर्फ उसका लिड रखो,
तो क्या होगा, जो भी पानी छत से बह रहा है वो डायरेक्टली सॉइल में जाने से अच्छा आप क्या कर रहे हो, ऐसे पाइप्स, ओपन पाइप्स लगा रहे हो रूफ के एकदम बगल में, ताकि पानी इस रूफ के ओपन पाइप में आ जाए और फिर फ्लो होते हुए दूसरे पाइप्स में जैसे जाके हमारे टंकी में जाके सेटल हो जाए, स्टोर हो जाए। ओके, और इसी पानी को आप यूज भी कर सकते हो, इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी अगर बिल्डिंग्स वगैरह में कर रहे हो ना, तो बिल्डिंग के रूफ से एकदम, एक बिल्डिंग का जो रूफ टॉप रहेगा, ओके, टेरेस रहेगा, वहां पर जो पानी गिर रहा है अच्छे से टेरेस को साफ कर लेना मस्त एकदम। उसके बाद जो भी पानी गिर रहा है वो पाइप से कलेक्ट कर लो, ओके, टेरेस से, और फिर बाद में अंडरग्राउंड टंकी में पानी को कलेक्ट कर लो, खत्म। तो इसी को कहते हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये करना, अच्छी खासी पानी की स्टोरेज हो जाएगी आपके अपार्टमेंट में या फिर आपके घरों के आजू, मतलब घर के लिए भी। ओके, क्लियर? अब ये मंत्र याद रखना, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। ओके, तो हम लोग पानी को भी इसी मंत्र से अप्लाई करेंगे। ओके, जो भी पानी हम लोग थोड़ा बहुत रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज कर लो, अगर पानी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, ओके, कम पानी में भी वो काम कर सकते हैं तो रिड्यूस कर लो पानी का इस्तेमाल। और रिसाइकल, जैसे कि हम लोग ने देखा, जो भी हम लोग पानी सूएज से, ओके, जा रहा है डोमेस्टिक सूएज से, उसको सूएज ट्रीटमेंट प्लांट से पास कर लो। तो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होंगे, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, अच्छा बनाएंगे, उसी पानी को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकल ही किया ना हम लोग ने पानी को, करेक्ट? तो चलो अब एक सिंपल सी चीज आपके डेली रूटीन में, हाउ यू कैन सेव द वाटर। ओके, छोटे छोटे से मैं पॉइंट्स बता देता हूं, इसको करना बिल्कुल शुरू करना आज से ही, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आप आज से शुरू करो। मतलब जब 2050 आएगा ना, तब पानी की स्कैर्सिटी नहीं होगी भाई। ओके, मजाक कर रहा हूं मैं। ओके, तो वो होगी नहीं होगी वो आगे की बात है। आप तो अभी से शुरू करो पानी को सेव करना। आप अगर करोगे सेव करना पानी, आपके जैसे सभी लोग करेंगे, तो बिल्कुल पानी की स्कैर्सिटी नहीं होगी, करेक्ट? तो क्या क्या कर सकते हो आप भाई? बकेट यूज करो नहाने के लिए। ओके, दूसरी चीज, मेक श्योर वाटर डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम द ओवरहेड टैंक्स ऑफ योर हाउस। तो ओवरहेड जो टंकी रहती है पानी की, वो भरने के बाद ओवरफ्लो हो रही होगी तो जाके बता दो बड़े लोगों को कि भाई ओवरफ्लो हो रहा है, टंकी बंद कर दो भाई, पानी वेस्टेज हो रहा है। ओके, और क्या चीज कर सकते हैं हम लोग? क्लोज द टैप व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ। अब ये जो छोटी सी चीज है ना, वो आप ध्यान में नहीं रखते हो, ऐसे ई करते ब्रश करते रहते हो, नीचे नल बह रहा है, बिल्कुल गलत चीज है। ओके, ऐसे नहीं किया करो, अच्छे से टैप को क्लोज किया करो ताकि पानी वेस्ट ना हो, करेक्ट? हमें बहुत जरूरी है ना पानी, इसीलिए। चलो, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द बाउल ऑफ वाटर रादर देन अंडर अ रनिंग टैप। ये छोटी छोटी चीजें आपके आप मम्मी को बता सकते हो। अब मम्मी लोग कैसे होते हैं, मतलब घाई गड़बड़ में होते, तो भाई नल खोल दिया, नल के नीचे ही वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स धो लिए, रख दिए। पर ऐसा करने से अच्छा है कि भाई बाउल ले लो, उसमें पानी ले लो, उसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वॉश कर लो, ताकि कम पानी में, देखो मैंने बोला ना रिड्यूस, तो कम पानी में हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स धो के निकल जाएंगे। ओके, और फिर से हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। कैसे कैसे? वो ही पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वाटर प्लांट्स, उसमें क्या ही होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोएंगे तो मतलब मिट्टी वगैरह ये सब चीजें होंगी। ओके, थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह होगा, तो वो तो भाई प्लांट्स को दे देंगे, तो प्लांट्स थोड़ी वो मिट्टी डर्ट खा लेते हैं। ओके, वो तो ऊपर ही सॉइल के ऊपर ही सेटल हो जाएगी, पानी तो पानी प्लांट्स हमारा ले ही लेगा। ओके, तो देखो हम लोग ने क्या क्या चीज़ें की, रिड्यूस कर दिया चीज़ों को। इन सारे पॉइंट्स में आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस वाला पॉइंट दिखेगा कि भाई हम लोग ने पानी का इस्तेमाल थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की, रीयूज करने की भी कोशिश की होगी। ओके, रिसाइकल वाली चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा हम लोग कर सकते। चलो बच्चों, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस समझ लेते, मतलब क्वेश्चंस को एक बार देख लेते। तो पहला है, नेम 3 मेजर सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर। अब मैं लिखते नहीं रहूंगा, अब मैं बता दूंगा ही। अब क्या है 3 मेजर सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर भाई? सरफेस वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, करेक्ट? 4 सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, पॉज करो फटाक से, खुद आंसर करने की ट्राई करो, बाद में फिर से रिज्यूम बैक कर लेना, मैं तो बताने ही वाला हूं आंसर कैसे भी करके, करेक्ट? चलो, तो 4 सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर भाई, रिवर्स है, लेक्स है, ओशन है, सीज है, 4 बता दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट है गिव रीजंस मरीन लाइफ सर्वाइव्स इन कोल्डर रीजंस। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कैसे सर्वाइव करती है, क्यों सर्वाइव करती है भाई? एनोमलस वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से। ओके, तो वो सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था, ओके, वो इसी का आंसर है, करेक्ट? तो आपको अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप पीछे जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, समझ जाएंगे आप। ओके, फिर व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? भाई इतनी अच्छी खासी एबिलिटी है उसके पास, जबरदस्त एबिलिटी है टू डिजॉल्व द
लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस उसके अंदर, इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं हम लोग। फिर व्हाई डू एक्वाटिक एनिमल्स डाई इन बॉइल्ड वाटर। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने मतलब थोड़ी बहुत सोचनी पड़ेगी आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत एक हिंट तो मैंने आपको समझाया था जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने क्या बताया था। ओके चलो, आई होप आपको, अगर यहीं पर आप अटक रहे होंगे तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो मैंने बताया था पानी जो है ना हमारा वाटर, उसमें ऑक्सीजन भाई साहब डिजॉल्व्ड होता है। ओके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है हमारे पास पानी के अंदर। ओके, तो मैंने बोला था ना पानी को ऐसे खुला भी रखो तो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, तो वाटर में है भाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, करेक्ट। अब जब आप इसी पानी को बॉईल करोगे ना तो आपको देखो बबल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो बबल्स मतलब होता क्या है। ओके, तो ये जो बबल्स है एक्चुअल में ये वाटर वेपर जो होते हैं ना, ओके, ये वाटर वेपर्स पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे वाटर के गैसेस मॉलिक्यूल्स आते हैं और फिर बबल बन जाता है। पर ये जो बबल्स बन रहे हैं, ओके, तो इसके साथ साथ होता क्या है ना, ऑक्सीजन गैस जो डिजॉल्व होता है ना, हम लोग बॉईल करने के टाइम पर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस भी निकल जाता है, ये भी गैस निकल जाता है। ओके, बॉईल करते हैं तब। ओके, ना सिर्फ बॉइलिंग के टाइम पर वाटर वेपर्स जो है वो ही नहीं निकलते, तो ओके जब हम लोग पानी को उबाल रहे होते हैं तब ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो ऑक्सीजन अगर पानी से निकल गया, ओके, अब इस बॉइल्ड वाटर को हम लोग ने थोड़ा ठंडा किया, ओके, और क्या किया, फटाक से हम लोग ने इसके ऊपर कवर रख दिया, ओके, ताकि और ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व ना हो। तो अब कवर रखने के बाद क्या किया हम लोग ने, ओके, अब हम लोग ने सपोज फिश उसके अंदर रख दिया। ओके, तो ये ऐसे बॉइल्ड वाटर किया, उसको फटाक से कवर कर लिया और ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं चाहिए, और फटाक से कवर निकाल के फटाक से फिश डाल दिया इसके अंदर। ओके, मस्त ग्लास वाले टंकी में या फिर बीकर में। अब देख रहे हैं हम लोग क्या होगा। अब देखो ठंडा भी किया हम लोग ने, गरम गरम पानी में मछली को डालोगे मर ही जाएगी बेचारी। ओके, पर गरम बॉईल करने के बाद ठंडा किया लिड रख के, ताकि और ऑक्सीजन डिजॉल्व ना हो ठंडे होने के प्रोसेस में, और फटाक से लिड ओपन करके फिशेस डाल दिया अंदर। अब लिड फिर से क्लोज कर लिया। तो अब इस बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम होगा, शायद होगा भी तो। ओके, अब इतने से ऑक्सीजन में फिश का कुछ नहीं होगा भाई, मर जाएंगे बेचारे फिश। ओके, क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन ही बहुत 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 कम है। ओके, तो इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स डाई इन द बॉइल्ड वाटर। समझ में आ गया बात। इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है भाई, बाकी कुछ नहीं। क्लियर। चलो, हाउ कैन यू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने जब हम लोग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझा तभी मैंने बताया था, आपके रूफ टॉप्स जिस तरीके से है उस टाइप से आप पाइपलाइन लगा दो और फिर रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट कर लो इन अंडरग्राउंड टैंक्स। तो हो गई रेन वाटर की हार्वेस्टिंग। ओके, तो आपको अगर और डिटेल में जानना है तो पीछे जाके आप देख सकते हो कि अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो। ओके, वैसे तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था हाउ वी कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज ए सी वाटर, बी रिवर वाटर, सी रेन वाटर, डी लेक वाटर। अब देखो ये सारे नेचुरल वाटर के ही फॉर्म्स है। ओके, क्योंकि ये जो सी वाटर है, जो रिवर वाटर है, जो लेक वाटर है, ये सरफेस वाटर के एग्जांपल है। रेन वाटर एटमॉस्फेरिक वाटर का एग्जांपल है। पर मैंने समझाया था आपको, रेन वाटर इन सारे में प्योरेस्ट है। ओके, क्योंकि इनमें तो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, सी वाटर, रिवर वाटर और लेक वाटर में। ओके, पर रेन वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स नहीं होते। इनमें अगर इंप्यूरिटीज भी हो तो भी गैसेस होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं इंप्यूरिटीज। ओके, इनमें तो भर भर के इंप्यूरिटीज होती है सी वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर में। ओके, तो इन चारों में, ओके, या फिर जो चार ऑप्शंस दिए हैं नेचुरल वाटर के फॉर्म्स जो है चार ऑप्शंस में, इनमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रेन वाटर है सबसे प्योरेस्ट। ओके, क्यों भी अभी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इंप्योरिटीज होती है और मोस्टली इंप्योरिटी पाई जाती है वो है डिजॉल्व गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। इनमें भर भर की इंप्योरिटीज हो सकती है सी वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर में। डिजॉल्व मिनरल्स वगैरह, डस्ट मतलब क्ले वाले पार्टिकल्स वगैरह वगैरह सब प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें। क्लियर। तो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज रेन वाटर आउट ऑफ ऑल दीज फोर ऑप्शन, सी वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर, लेक वाटर। क्लियर। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। हम लोग ने हमारे वाटर, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने के लिए। पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना। स्टे ट्यून, बाय बाय।